सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपनी जावा की जो सीरीज थी, हमारी प्लेसमेंट वाली सीरीज, जावा प्लेसमेंट सीरीज। तो उसको हम यहाँ से आज कंटिन्यू कर रहे हैं। तो सेकंड लेक्चर है ये उसका, और फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको इफ एल्स वाली कंडीशंस आपको बताई थी और जावा के कुछ बेसिक्स आपको बताए थे, ठीक है। तो आज हम उन्हीं के आगे वाले टॉपिक्स को कर रहे होंगे, ठीक है। तो इस पूरी सीरीज में क्या क्या होने वाला है मैंने आपको पहले भी बताया था। तो अभी वापस मैं आपको टॉपिक्स भी एक बार ही दिखा देता हूँ कि क्या क्या होंगे। तो ये मैं आ चुका हूँ W3 स्कूल्स की वेबसाइट पे। यहाँ पे मैंने जावा को ओपन कर लिया है। तो जावा को ओपन करने के बाद यहाँ पे जावा ट्यूटोरियल्स, और यहाँ पे आपको सारे टॉपिक्स देखने को मिल जाएंगे। तो जावा में हमने आउटपुट वगैरह देख लिया था, तो कमेंट्स अभी हम देखेंगे। तो कमेंट्स कैसे करते हैं, और वेरिएबल्स टाइप, और टाइप कास्टिंग ऑपरेटर, स्ट्रिंग, मैथ, बूलियन, फाइल लूप, फॉर लूप, ब्रेक, कंटिन्यू, एरेज, और फिर जावा में कुछ मेथड्स होते हैं। फिर क्लासेस के बारे में हम देखेंगे। क्लासेस के बारे में इसके बाद, क्लासेस के बाद एरे लिस्ट, लिंक लिस्ट, हैश मैप, हैश सेट, ये सब जो है ये डीएसए के अंदर आते हैं। तो ये वाले जो टॉपिक्स हैं ये डीएसए के अंदर आते हैं। तो डीएसए भी इस सीरीज में होगा, बट पहले हम जावा के बेसिक्स देखेंगे, उसके बाद डीएसए करेंगे, ठीक है। इस वेबसाइट के अंदर क्या है कि जावा के साथ दे रखा है और इतना डिटेल में नहीं है, बट हम डीएसए में जब पढ़ेंगे तो इसको अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो क्या है हमारे पास, जावा सबसे पहले हम करेंगे, उसके बाद हम करेंगे डीएसए, उसके बाद हम करेंगे सिस्टम डिज़ाइन, ठीक है। तो जावा तीनों, मतलब जावा से आप डीएसए भी कर सकते हो, सिस्टम डिजाइन भी तो है ही। तो जावा बेस्ट है डीएसए करने के लिए, और एक सी प्लस प्लस भी आपको डीएसए करने के लिए बेस्ट है। तो जावा और सी प्लस प्लस आप दोनों में से किसी में भी डीएसए कर सकते हो, ठीक है। तो अभी तो जावा की सीरीज चल रही है तो हम जावा ही सीखेंगे, ठीक है। तो ये सारी हमारे पास चीज़ें हैं, तो ये सारी चीज़ें हमको पढ़नी है, ठीक है। और तो सबसे पहले आज कमेंट से ही शुरू करते हैं। तो कमेंट्स क्या होता है सबसे पहले, तो यहाँ पे मैं आ चुका हूँ वेबसाइट पे, और आप भी यहाँ से पढ़ सकते हो। आप अगर आपको लेक्चर्स, मतलब आपने जैसे लेक्चर देख लिया, अब आपको रिवीजन टाइप चाहिए कि मैं भूलूँ ना, कहीं पे लिखा हुआ हो, तो आप यहाँ पे आके पढ़ सकते हो, ठीक है। तो आप चाहो तो इसके नोट्स भी बना सकते हो, आप ब्रीफ में नोट्स बना लो, आपको फिर बार बार वेबसाइट पे आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप अपने कॉपी खोल के उसमें से पढ़ सकते हो, ठीक है। तो मैंने भी नोट्स बना रखे हैं, तो वो काफ़ी अच्छे नोट्स हैं, और मैं उसको भी अपलोड कर दूंगा, आप उनको भी जाके चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। तो जावा कमेंट्स के बारे में सबसे पहले बात करते हो। तो जावा में कमेंट करने के लिए, कमेंट क्या होता है, तो कमेंट ये होता है जैसे हम बहुत लंबा, बहुत बड़ा कोड लिख रहे हैं कुछ, तो अब उस कोड में क्या होगा ना कि मेरे को कुछ दिखाना है कि ये क्या चीज़ लिखी है। जैसे लेट सपोज ये एक कोड लिखा है कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन हेलो वर्ल्ड। अब मेरे को बताना है कि ये चीज़ कर क्या रही है, तो मैं इसके ऊपर एक कमेंट लिख दूंगा कि, तो इसको एक बार ही ट्राई योरसेल्फ करते हैं, और ये ब्राउज़र पे गए। हाँ, तो इसके ऊपर मैं एक कमेंट लिख दूंगा कि, तो कमेंट लिखने के लिए हमें डबल स्लैश लगाना पड़ता है। इसके ऊपर मैंने कमेंट लिख दूंगा कि टू प्रिंट हेलो वर्ल्ड, टू प्रिंट हेलो वर्ल्ड। तो अब यहाँ पर क्या है, कमेंट क्या है, डबल स्लैश जब आप लगाते हो तो एक कमेंट हो जाता है। अब कमेंट क्या है, ये आपको बस दिखता है कि आपने कुछ लाइन लिखी है, अब ये एग्जीक्यूट नहीं होती है लाइन। अब आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो, तो ये लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी। तो देखा आपने, हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो रखा है, लेकिन ये कमेंट वाली लाइन प्रिंट नहीं हुई है, तो ये नहीं होगी, ये एग्जीक्यूट ही नहीं होगी। तो इसलिए क्या जाता है, जैसे बहुत लंबी आपने कोई प्रोग्राम बनाया, अब उसमें आपको समझना है कि इस लाइन का मतलब क्या था, तो वहाँ पे आप ऐसे कमेंट डाल के उसके ऊपर उस लाइन का मतलब लिख सकते हो कि इसके नीचे जो हमारा कोड लिखा गया है ये क्यों लिखा गया है, इसका मतलब क्या है और ये क्या है। जैसे फोर लूप है तो आप ऊपर लिख सकते हो फोर लूप है, और ये क्यों करा गया है उसके बारे में आप लिख सकते हो। तो इसलिए कमेंट ज़्यादा यूज़फुल होता है। तो कमेंट यूज़फुल इसीलिए होता है, जैसे आप बहुत बड़े बड़े कोड्स अगर लिखते हो तो वहाँ पे कमेंट्स काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होता है, ठीक है, ताकि आपका कोड जो है वो सिंपल बन सके और क्लीन बन सके। क्योंकि बहुत ज़्यादा मैसी हो जाएगा अगर आप बिगर कमेंट्स के या फिर बिगर स्पेस दिए आप ऐसे करोगे कोड, तो हर लाइन के आगे आप एक स्पेस दे सकते हो। जैसे फोर लूप एंड हुआ तो आप एक स्पेस दे सकते हो नेक्स्ट फोर लूप के लिए, और इसलिए तो अगर आपकी कंडीशन एंड हुई तो आप नेक्स्ट कंडीशन के लिए भी एक स्पेस दे सकते हो, ठीक है। और आप कमेंट्स लगा सकते हो, जिससे आपका जो कोड है वो क्लीन होगा, और सामने वाले को जैसे ही आप दोगे, अगर आप कहीं कंपनी में काम कर रहे हो, आपको कमेंट्स लिखने पड़ेंगे, ताकि सामने वाले को अगर आप कोड दे रहे हो अपना, तो वो समझेगा कैसे, वो समझने के लिए कमेंट्स पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए कमेंट्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, और डबल स्लैश करके आप कमेंट लिख सकते हो। अब डबल स्लैश करके क्या है कि एक ही लाइन में कमेंट आएगा, अब नेक्स्ट लाइन में जब आप लिखोगे तो कमेंट नहीं आएगा, ठीक है। अब अगर आपको मल्टीपल लाइन में कमेंट चाहिए तो आपको कैसे करना होगा, मल्टीपल लाइन में कमेंट चाहिए तो आपको स्लैश स्टार, और फिर आपको अपना कमेंट लिखना पड़ेगा, और उसके बाद स्लैश स्टार। तो अब आप जितनी भी लाइन में कमेंट लिखोगे वो रहेगा, ठीक है।
और वहीं पे अगर मैं डबल स्लैश वाले के तरीके बताऊँ कि डबल स्लैश से क्या हुआ था, तो ये हमने लगाया डबल स्लैश और अब इसको रन करेंगे तो ये हमको ही कह रहा देगा क्योंकि ये वाली लाइन तो कमेंट ही नहीं हुई। तो कमेंट जब हो जाती है तो हमारा कलर अलग हो जाता है। तो कुछ कुछ कीवर्ड्स के कलर अलग होते हैं, जैसे कि पब्लिक क्लास, ये बहुत मेन चीज़ है, मतलब ये अलग चीज़ है, तो इसका कलर अलग है। पब्लिक स्टैटिक, इसका कलर अलग है, ये फंक्शन है। और जैसे कि ये हम कुछ भी लिख रहे हैं अंदर स्ट्रिंग, इसका कलर अलग है। तो अलग अलग फंक्शनैलिटी वाली चीज़ों का कलर अलग अलग यहाँ पे डिफाइन होता है कोडिंग में। भले ही जावा हो, भले ही C++ हो, भले ही आपकी HTML CSS हो, सब में कलर अलग हो जाता है डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों का, ताकि वो बता सके कि ये चीज़ इस चीज़ की फंक्शन से सेपरेट है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन जो चीज़ कर रहा है वो हेलो वर्ल्ड नहीं कर रहा है। हेलो वर्ल्ड उसके अंदर दिया गया एक आर्ग्यूमेंट है, बल्कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन खुद में एक फंक्शन है। ठीक है, वैसे ही पब्लिक क्लास ये एक क्लास है और मेन जो है वो उसका क्लास का एक नाम है। पब्लिक स्टैटिक ये भी एक क्लास है और जो वॉइड है वो उसका एक टाइप है और जो मेन है उसका बता रखा है कि मेन फंक्शन है। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो अब आगे हम देखते हैं। आगे हमारे पास मल्टीपल लाइन कमेंट्स हो गया, हमारे पास सिंगल लाइन कमेंट, मल्टीपल लाइन कमेंट आपको समझ में आ ही गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट पे हमारे पास क्या चीज़ आती है, वेरिएबल्स। वेरिएबल्स के बारे में मैं आपको बताया था, तो एक और बार हम देख लेते हैं कि स्ट्रिंग सबसे पहले हमारे पास एक वेरिएबल होता है स्टोर्स टेक्स्ट। तो स्ट्रिंग क्या करता है, स्टोर टेक्स्ट सच एज हेलो वर्ल्ड, स्ट्रिंग वैल्यूज आर सराउंडेड बाय डबल कोट्स। तो स्ट्रिंग आपको पहले से ही पता है कि डबल कोट्स के अंदर दिया जाता है। अब उसके बाद होता है इंट। इंटीजर क्या करता है, 1 2 3 होल नंबर्स होते हैं विदाउट डेसिमल। ठीक है, इनको हम इंटीजर कहते हैं। अब फ्लोट होता है, फ्लोट में क्या होता है, डेसिमल वैल्यूज आती है। तो जैसे 19.99 यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दे रखा है। अब कैरेक्टर क्या होता है कि एक कैरेक्टर, जैसे ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, भले ये स्मॉल लेटर्स में हो या फिर हमारे कैपिटल लेटर्स में हो, ये कैरेक्टर कहा जाता है। बूलियन क्या होता है, ट्रू और फॉल्स, जैसे बूलियन कहा जाता है। अब इनको डिक्लेयर कैसे करते हैं, तो पहले आपको टाइप लिखना पड़ता है, फिर आपका वेरिएबल का नेम लिखना पड़ता है और फिर आपको वैल्यू। तो ये चीज़ मैंने आपको पहले से बता दी थी। जैसे स्ट्रिंग, स्ट्रिंग आपको डिक्लेयर करना है तो आप लिखोगे स्ट्रिंग, फिर आगे लिखोगे आप नाम की नेम और फिर आप लिख दोगे उसका वैल्यू। वैल्यू हमारे पास जॉन, तो नेम क्या हो गया हमारे पास, जॉन। अब इसको प्रिंट कर सकते हैं हम, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल नेम। तो जब भी हम प्रिंट करेंगे तो हमको खाली नेम लिखना है। अब हम ये नहीं लिखेंगे कि स्ट्रिंग नेम, तो वो हमने पहले डिक्लेयर करा कि ये स्ट्रिंग है। ठीक है, तो जावा हो गया और C++ आपको पहले से डिक्लेयर करना पड़ता है कि ये स्ट्रिंग है, इंटीजर है कि क्या है। ठीक है, वहीं पाइथन में आपको डायरेक्ट लिख सकते हो हम नेम बराबर में जॉन। ठीक है, और इसके बाद हमारे पास ये भी है, इंटीजर के लिए आपको सेम हो जाएगा और यहाँ पर भी आपको सेम है। ठीक है, तो यहाँ पर आप इस तरीके से भी डिक्लेयर कर सकते हो कि इंट माइनम आप पहले कर दो, उसके बाद आपको वैल्यू, जैसे अगर आपको वहाँ पे तो वैल्यू थी आपने दे रखी थी, अगर आपको वैल्यू नहीं पता तो आप डायरेक्ट इंट माइनम आप बस ऐसे डिक्लेयर कर सकते हो। और आपको जब बाद में वैल्यू पता चले तो आप बाद में वैल्यू लिख सकते हो और फिर उसको प्रिंट कर सकते हो। ठीक है, और अगर आप चाहो तो यूजर से भी इनपुट ले सकते हो। तो यूजर से इनपुट कैसे लेना है वो भी आगे देखेंगे। इसके बाद और भी आपको यहाँ पे चीज़ें दिख जाएंगी। ठीक है, तो ये सारी हमको इंट डिक्लेयर कर रखा है, फ्लोट, कैर, बूलियन, स्ट्रिंग। ठीक है, अब इसके आगे नेक्स्ट चलते हैं हम। हाँ, तो प्रिंट वेरिएबल्स। तो यहाँ पे क्या है कि जैसे स्ट्रिंग नेम जॉन है, अब हमको क्या कर रखा है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन हेलो प्लस नेम। तो अब क्या है कि हेलो स्ट्रिंग है, ठीक है, और नेम, नेम यहाँ पे अगर लिखा है तो नेम की ये वैल्यू डालेगा। नेम की वैल्यू क्या है, जॉन, स्ट्रिंग में। तो दो स्ट्रिंग को जब हम ऐड करते हैं तो वो क्या होती है, कंकैटिनेट हो जाती है, यानी वो आपस में जाके जुड़ जाएंगी। तो हेलो के आगे जॉन लिखा जाएगा और क्योंकि यहाँ पे एक स्पेस दे रखा है तो हेलो और जॉन में एक स्पेस का डिफरेंस होगा। तो यहाँ पे हम करके देख लेते हैं, इसको रन करते हैं तो ये रहा हेलो और स्पेस और जॉन। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। आगे सेम चीज़ यहाँ पे भी करके दिखा रखी है आपको, और यहाँ पे अब आपको प्लस करके दिखा रखा है x+y। तो x और y को प्लस कर देंगे। स्ट्रिंग के केस में कंकैटिनेट होती हैं, यानी आपस में जाके जुड़ जाती हैं, और इंटीजर के केस में वो प्लस हो जाएंगे। ठीक है, अब इसको कहते हैं हम आगे डिक्लेयर मैनी वेरिएबल्स। तो यहाँ पे बहुत सारे वेरिएबल्स भी आप डिक्लेयर कर सकते हो। अब बात करते हैं आइडेंटिफायर की। तो यूनिक नेम्स जो होते हैं वो आइडेंटिफायर कहलाते हैं हमारे। ठीक है, तो यूनिक नेम जैसे कि एम आपने बना दिया, अब एम आप दोबारा डिक्लेयर नहीं कर सकते। अगर एम आप दोबारा बनाओगे तो वो इसी की वैल्यू को चेंज करेगा।
ठीक है, एक नाम का एक ही वेरिएबल बन सकता है। m आपने बना दिया, अब m दोबारा नहीं बन सकता, ठीक है। और यहाँ पे कुछ एग्जांपल दे रखे, रियल लाइफ एग्जांपल, जैसे स्टूडेंट आईडी वगैरह ये सब देखते तो आप ये चीज़ें देख सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे जैसे एरिया निकालने का एक प्रोग्राम है, तो एरिया निकालने का प्रोग्राम है, तो इंट लेंथ ले ली हमने, वेट ले ली, विड्थ ले ली, एरिया हमने डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। अब एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ, ये लिख दिया हमने। उसके बाद हमने प्रिंट करा ली सारी चीज़ें। अब आते हैं डेटा टाइप्स पे, जावा के डेटा टाइप्स पे। तो ये हमने डेटा टाइप्स देखा। तो अब फ्लोटिंग पॉइंट को डिक्लेयर करने के लिए हमको 5.99 f आप लिख सकते हो। आगे f लिख दोगे तो फ्लोटिंग पॉइंट का एक नंबर हो जाता है, ठीक है। अब इसके बाद की चीज़ें देखते हैं। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं हमारे पास। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स स्पेसिफाई द साइज एंड टाइप ऑफ वेरिएबल वैल्यूज एंड इट इज़ नॉट एडिशनल मेथड्स, ठीक है। तो ये एक तरह के हमारे पास टाइप होते हैं जिनकी हमारे पास वैल्यू फिक्स होती है कि इस वैल्यू से इस वैल्यू तक ही जाएगा। तो स्टोर्स होल नंबर फ्रॉम 1-128 to 127, 1 बाइट लेता है ये बाइट। उसके बाद आता है हमारे पास सॉर्ट। सॉर्ट क्या करता है, ये भी होल नंबर्स को करता है। तो ये -32768 से 32767, तो ये हमारे पास 2 बाइट की वैल्यू साइज लेता है। तो अब जैसे मेरे को इंटीजर डिक्लेयर करना है, जैसे किसी की एज को हमको डिफाइन करना है, तो मैं इंटीजर वेरिएबल बनाऊंगा वहाँ पर, तो वो 4 बाइट की मेमोरी लेगा। वहीं पे अगर मैं बस बाइट बना दूँ तो वो 1 बाइट की मेमोरी लेगा साइज। तो अब एज तो किसी की 127 से ज़्यादा हो ही नहीं सकती, तो मैं इतना ज़्यादा बड़ा वेरिएबल बना के क्या करूँ, वो मेरी मेमोरी ज़्यादा ले रहा है। भले मैं इसमें दूँ कुछ भी ना, मैं बस एक ही इंटीजर डिक्लेयर करूँ, भले ही मैं 2 लिख दूँ या 4 लिख दूँ उसकी वैल्यू, बट वो लेगा 4 ही बाइट। और यहाँ पे भले ही मैं 127 लिखूँ, लेकिन लेगा 1 ही बाइट। इसलिए हम क्या करते हैं कि जितना हमको रिक्वायरमेंट होता है हम उसी हिसाब से मेमोरी को अलॉट करते हैं, ठीक है। नॉर्मली हम क्या करते हैं, प्रोग्राम लिखते हैं इंट ही डाल देते हैं, बट जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं किसी सॉफ्टवेयर वगैरह में, तो उसको अच्छे से बनाने के लिए हमको साइज और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, इन सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम डीएसए में आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अब इसके आगे आते हैं लॉन्ग। लॉन्ग के लिए आपके पास वैल्यू दे रखी है, फिर फ्लोट के लिए, और डबल। डबल क्या होता है, फ्लोट का ही भाई होता है। तो जैसे फ्लोट हमारे पास डेसिमल के लिए होता है, वैसे ही डबल भी डेसिमल के लिए होता है, लेकिन फ्लोट से बड़ा होता है, बुलियन और कैरेक्टर, ठीक है। इस पर आगे चलते हैं हम। तो आगे हमारे पास इंटीजर हमको दिखा रखा है, यही सारे हमारे को नंबर्स वगैरह दिखा रखे हैं। अब आते हैं नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स से। नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स क्या होते हैं, तो जैसे कि स्ट्रिंग हो गए, एरेज हो गए, क्लासेस वगैरह आपको यहाँ पे दिखा रखा है, लिख रखा है। तो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप लाइक आप उसमें ऐड कर सकते हो या फिर आप उसमें से कुछ निकाल सकते हो, तो वो होता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं नॉन प्रिमिटिव को हम आगे डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहले टाइप कास्टिंग देख लेते हैं। तो टाइप कास्टिंग क्या होता है, जैसे कि इंटीजर मैंने एक डिक्लेयर कर रखा है वेरिएबल, अब मैं चाहता हूँ कि ये फ्लोट में बन जाए। तो इंटीजर जैसे 7 है, तो फ्लोट में क्या हो जाएगा 7.00। अब जैसे फ्लोट में है 9.66, तो अब उसको जब मैं इंटीजर में कन्वर्ट करूँगा तो वो 9.66 का क्या होगा कि 10 नहीं होगा, वो अपना वैल्यू लॉस करेगा। 9.66 का वो 0.66 वैल्यू जो है वो लॉस कर जाएगा, तो वो हो जाएगा 9। तो इसलिए डेटा लॉस के लिए हम क्या करते हैं कि कभी भी डेसिमल वाले को इंटीजर नहीं बनाते, बट इंटीजर वाले को हम डेसिमल बना सकते हैं, ठीक है। तो कैसे हमको टाइप कास्टिंग करनी है, हम ऐसे लिखेंगे, हमने वेरिएबल डिक्लेयर करें, हम ऐसे लिखेंगे इंट माई इंट और फिर ब्रैकेट लगा के इंट माई डबल। तो अब ये माई इंट माई डबल में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे टाइप कास्टिंग कर सकते हो। अब जैसे फ्लोट परसेंटेज है, अब इसको हमने फ्लोट अंडरस्कोर यूजर स्कोर अपॉन में मैक्स स्कोर मल्टीप्लाई में 100.0f यानी फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है, इसको हमने ऐसे करके चेंज करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद करते हैं हम ऑपरेटर्स की। तो ऑपरेटर्स की बात करते हैं हम। इंट x बराबर में 100 प्लस में 50, तो ये हमारे पास एक ऑपरेटर है। इसके बाद हमारे पास इंट सम 1 बराबर में 100 प्लस में 50, इंट सम 2 बराबर में सम 1 प्लस में 250। तो ऐसे करके हम ऑपरेटर्स का यूज़ कर सकते हैं। प्लस माइनस आपको पता ही होगा, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। मॉड्यूलस क्या होता है कि ये हमको रिमाइंडर दे देता है, ठीक है। अब जैसे कि आपने किसी 2 नंबर्स को डिवाइड करा तो उसका रिमाइंडर हमको मॉड्यूलस दे देगा। इंक्रीमेंट क्या होता है, जैसे 2 प्लस कर दिया यानी 1 वैल्यू बढ़ जाएगी, तो ये आप लूप्स में देखोगे कि क्या होता है, ठीक है। अब बात करते हैं स्ट्रिंग की।
स्ट्रिंग आपको मैंने बता ही दिया था स्ट्रिंग क्या होती है। अब स्ट्रिंग क्या होती है, स्ट्रिंग में हमारे पास कुछ फंक्शन होते हैं, जैसे कि txt नाम की मैंने एक स्ट्रिंग बनाई, तो अब txt डॉट अपर टू अपर केस, ये जब मैं फंक्शन को अप्लाई करता हूँ तो क्या होगा कि जो पूरी स्ट्रिंग है ये अपर केस में हो जाएगी। जैसे ई हमारे पास छोटा है, अब ये बड़ा हो जाएगा। और तो एक बार इसको करके देख लेते हैं, ई हमारे पास छोटा था तो ये पूरा बड़ा हो गया, और नीचे वाले में हमारे पास लोअर केस करना था तो ये लोअर केस हो गया। ठीक है, तो ये फंक्शन आपको याद करना पड़ेगा। तो इस तरीके से ये हमारे पास हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इफ एल्स कंडीशन हमारी हो ही गई थी। ठीक है, अब शॉर्ट इफ और शॉर्ट एल क्या होता है। तो शॉर्ट इफ के लिए मैं याद करूँ कि क्या होता है, तो ये हमारे पास तो नॉर्मल वाला था, नॉर्मल इफ एल्स कंडीशन जो मैंने आपको बताई। ठीक है, अब शॉर्ट इफ शॉर्ट एल्स हम ऐसे लिखते हैं कि स्ट्रिंग रिजल्ट बराबर में, अब मेन यहाँ से शुरू होता है कि टाइम, हमने पहले कंडीशन लिख दी, फिर हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे और फिर हम एक स्ट्रिंग दे देंगे, मतलब स्ट्रिंग के अंदर हम दे देंगे कि क्या लिखना है, फिर हम कॉलन लगाएंगे, फिर एक स्ट्रिंग दे देंगे। अब अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हुई तो पहली वाली ये जो हमने स्ट्रिंग दी है ये प्रिंट होगी, और अगर ये सेटिस्फाई नहीं होती है तो ये सेकेंड वाली स्ट्रिंग प्रिंट होगी। ठीक है, तो इसको एक बार हम रन करके देख लेते हैं, तो गुड इवनिंग, तो ये प्रिंट हो गया। ठीक है, क्योंकि टाइम हमारे पास 18 से कम नहीं था, टाइम हमारे 18 से ज़्यादा था, तो ये फॉल्स हो गई और सेकेंड वाली हमारी प्रिंट होगी। ठीक है, तो ये हमारे पास शॉर्ट इफ था। तो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपको क्लियर होगी चीज़ें। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम वाइल लूप पे। तो हमारे पास वाइल लूप है सबसे पहले। तो वाइल लूप में क्या करते हैं, हम वाइल लिखते हैं, उसके अंदर कंडीशन लिखते हैं, और फिर उसके आगे हम उसमें कोड ब्लॉक टू बी एग्जीक्यूटेड। ठीक है, तो सबसे पहले हम इंटीजर नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर करा आई, और उसकी वैल्यू 0 कर दी। अब वाइल आई जब तक छोटा है 5 से, तब तक वो क्या करेगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलेंट आई, मतलब वो आई को प्रिंट करता रहेगा, और फिर हम आई की वैल्यू को एक एक बढ़ाते जाएंगे। आई प्लस प्लस का मतलब आई इंक्रीमेंट हो रहा है, तो आई की वैल्यू एक एक बढ़ रही है। तो ट्राई इट योरसेल्फ करते हैं, तो ये देख लीजिए 0 1 2 4 1 2 3 4, तो जब तक आई की वैल्यू 5 से छोटी है तब तक ये रन करेगा। ठीक है, अब चाहे तो हम इसको ना क्या कर सकते हैं कि हम इसमें इनफाइनाइट लूप भी बना सकते हैं। जैसे आई की वैल्यू को हम बढ़ाएं ना तो हमेशा ही ऑलवेज ही 5 से कम रहेगी आई की वैल्यू, तो अब ये इनफाइनाइट लूप बन जाएगा। जैसे मैं इसको रन करता हूँ, तो ये रन करते हैं इसको, तो इसको मैं एक काम करता हूँ कि कॉपी कर लेता हूँ। हाँ, तो ये रन हो रहा है, तो अब ये 0 0 0 0 ये प्रिंट करता है। तो ये देखिए इनफाइनाइट ये रन हो रहा है। तो ये क्योंकि मैं वेब पेज पे कर रहा हूँ तो यहाँ पर जो उतने अच्छे से वर्क नहीं करता, तो ये लोड नहीं हो पा रहा है अच्छे से। अगर आप VS कोड में करोगे तो आपको बहुत सारे 0 0 लोड होते हुए दिखेंगे, तो इसको अब बंद कर देते हैं। हाँ, तो इस तरीके से आपका ये वाइल लूप वर्क करता है। ठीक है, अब इस पर कुछ कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं, वो हम आगे वाले लेक्चर्स में देखेंगे कि क्या हम कर सकते हैं। अब एक होता है डू वाइल लूप। डू वाइल लूप में क्या करते हैं, हम पहले डू लिखते हैं, फिर हम अपना कोड ब्लॉक टू बी एग्जीक्यूटेड, यानी हमको क्या एग्जीक्यूट करना है, उसके बाद हम लिखते हैं वाइल और फिर कंडीशन डाल देते हैं। यानी बेसिकली काम वही कर रहा है, बस इसका लिखने का तरीका थोड़ा अलग है, काम सेम है। अब मैं आपको फॉर लूप बताऊंगा, उसका भी काम सेम है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इंट आई बराबर में 0 लिखेंगे, फिर डू लिखेंगे, फिर हमने जो भी लिखा कि ये एग्जीक्यूट होना चाहिए, उसके बाद हमने वाइल लिख दिया। तो दोनों है सेम ही चीज़, सेम ही आउटपुट देंगे, बस लिखने का तरीका अलग है। ठीक है, तो आपको नोट्स बनाने और उनको बार बार पढ़ना है ताकि आपको ये सारे सिंटेक्स याद हो। क्योंकि पहले आपको सिंटेक्स याद होंगे, उसके बाद ही आप चीज़ें अच्छे से समझ पाओगे और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर पाओगे। ठीक है, तो ये फोर लूप क्या होता है, तो सबसे पहले आपको लिखना है फोर, फिर ब्रैकेट, फिर आपको लिखोगे इंट आई बराबर में 0, आई जब तक छोटा है 5 से, ये कंडीशन होगी। वहीं पे आपको इंक्रीमेंट कर देना है कि आई प्लस प्लस होता रहेगा। ठीक है, उसके बाद आप लगाओगे ये ब्रैकेट, और उसके बाद आपको याद है कर्ली ब्रेसेस लगाने, सॉरी, फिर आपको कंडीशन देनी है। तो बेसिकली आप वाइल लूप यूज़ करो, फोर लूप यूज़ करो, दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं आप। स्पेसिफिक क्वेश्चन है तो आपको स्पेसिफिक लूप को यूज़ करना पड़ेगा। नॉर्मली हम फोर लूप को यूज़ करते जाते हैं क्योंकि एक ही लाइन में हम इसको लिख देते हैं सारी कंडीशंस को, इसलिए हम फोर लूप को ज़्यादातर यूज़ करते हैं। अब नेस्टेड लूप क्या होता है कि जैसे लूप के अंदर लूप लगा दिया मैंने। अब जैसे ये फोर लूप चल रहा था, तो फोर लूप के अंदर मैंने एक फोर लूप लगा लिया, इनर लूप के अंदर एक और लूप। तो अब ये क्या है, जैसे फोर, अब कंडीशन दे रखी मैंने, ठीक है, और उसके अंदर एक मैंने वो डाल दी स्टेटमेंट। अब इसके अंदर मैंने यहाँ पे एक और लूप चला दिया, तो अब क्या हो गया, ये दो लूप चले हैं। तो आउटर वन चला है, फिर हमारे पास 1 2 3 प्रिंट हुआ। जैसे इसकी वैल्यू हमारे पास पहले 1 थी, ठीक है, अब ये वाला लूप चलेगा, पहले ये प्रिंट करेगा, फिर ये वाला लूप चलेगा, इसमें क्या प्रिंट करेगा 1 2 3। अब इसकी वैल्यू हमारे पास 2 हो गई, अब वापस इसमें आएगा, फिर क्या चलेगा 1 2 3। तो यहाँ पे 1 था और फिर क्या चला हमारे पास 1 2 3,
और फिर यहाँ पे 2 था हमारे पास और फिर क्या चला 1 2 3, ठीक है। तो इस तरीके के नेक्स्ट लूप होते हैं, ठीक है। तो अब ये लूप्स थे। अब हमारा ब्रेक एंड कंटिन्यू क्या होता है? तो ब्रेक एंड कंटिन्यू क्या होता है? किसी भी लूप के अंदर अगर आप ब्रेक कर दो तो जैसे ही वैल्यू इफ, तो इस वाले हमारे पास कोड में क्या है कि इफ आई बराबर बराबर में 4, यानी आई की वैल्यू अगर 4 हो जाती है तो ये ब्रेक कर देगा, यानी ये लूप से बाहर आ जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे ब्रेक ना लगाऊं तो ये क्या करेगा, देखते हैं इसको एक बारी। ये शायद मेरे को एक बारी काटना पड़ेगा। ये रन नहीं हो रहा है अभी फिलहाल, ये इसका सर्वर बहुत ही ज़्यादा स्लो है। तो अगर आई की वैल्यू बराबर बराबर 4 हो जाती है तो ब्रेक कर देता है, यानी इस लूप से बाहर कर देता है ब्रेक लगा के। तो अगर आप ब्रेक को हटा दोगे तो ये लूप से बाहर नहीं आएगा। तो ब्रेक का यूज इसीलिए किया जाता है। कंटिन्यू का कोई भी एज सच मीनिंग नहीं होता है, मतलब कंटिन्यू एज सच तो कुछ आपको अभी फिलहाल नहीं करेगा। तो कंटिन्यू का तो हम बाद में देखेंगे इसको करके, ठीक है। अब जावा के एरेज आते हैं और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हमारी स्टार्ट हो जाती है यहाँ से। तो अब एरेज वगैरह ये हमारे डीएसए का पार्ट होता है। तो अब हम शुरू करने वाले हैं डीएसए को, और उससे पहले थोड़ा सा हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में देखेंगे। उसके बाद हम डीएसए को शुरू करेंगे और डीएसए में हमारे जितने भी टॉपिक्स हैं वो सब हम करेंगे, ठीक है। ये तो था जावा का बेसिक्स। तो इतना बेसिक्स काफ़ी होता है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। अब आपको करना क्या है, आपको नोट्स डाउनलोड कर लेने हैं, आपको नोट्स बनाने हैं। यहाँ से वेबसाइट पे आइए, आप एक एक चीज़ के सिंटेक्स को देखिए और आपको क्वेश्चंस वगैरह भी प्रैक्टिस करने हैं आप, ठीक है। तो ये ट्राई इट योरसेल्फ है, आप इनको करिए। आप जैसे ट्राई इट योरसेल्फ में दबाइए, अब यहाँ पे आप जाके एडिट करिए, आप खुद से कुछ कुछ लिखिए कि क्या क्या हो सकता है। जैसे एलन लगा दूँ मैं, क्या होगा, ऐसे ऐसे करके आप एडिट कीजिए। तो ऐसे ऐसे करके आप करोगे तो आपको ज़्यादा चीज़ें सीखोगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप चीज़ें सीखोगे और प्रैक्टिस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कि आपने लेक्चर देख लिया तो हो जाएगा, तो प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। तो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर, एंड नेक्स्ट लेक्चर में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एंड हम डीएसए को शुरू करेंगे, ठीक है। तो डीएसए में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा कि डीएसए में बहुत सारे टॉपिक्स हैं और काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा उसमें तो, और काफ़ी डिटेल में हम आराम से चीज़ों को करेंगे, ठीक है। अभी फ़िलहाल क्या करना है आपको कि इसकी ही प्रैक्टिस करनी है। तो इसमें इससे ज़्यादा पढ़ाने का कुछ नहीं है, और मैं 4 घंटे अगर ये जावा का ये बेसिक्स ही पढ़ाता रहूँगा तो ये कोई भी आपका टाइम ही वेस्ट है। आपका भी टाइम वेस्ट है, मेरा भी टाइम वेस्ट है। आपको बस अभी आपके लिए ज़रूरी ये है कि आप सिंटेक्स को याद करो। समझने वाली चीज़ ज़्यादा है ही नहीं, इतना ही समझना था बस। अब आप सिंटेक्स को याद करो, कॉपी में लिखो, नोट्स बनाओ और उसके बाद प्रैक्टिस करो। और जैसे मैंने बताया, आप यहाँ से कोड लो और इनको एडिट कर करके देखो कि क्या क्या चीज़ें हुई है। जब आप एडिट करोगे तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। उसके बाद एक बार आप यहाँ पे कंफर्टेबल हो जाओ, फिर आप वी एस कोड में आओ। वी एस कोड में आप कुछ कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना शुरू करो। फिर आपके एरर्स आएंगे तो आप एरर्स को समझना शुरू करो। एरर्स आएंगे तो आप उनको गूगल पे सर्च करो और फिर आपको समझ में आएगा कि एरर्स क्यों आते हैं।